नमस्कार प्रिय दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पिता का साहस। मन में उदासी, आँखों में नमी और जिंदगी में खालीपन लिए दीनानाथ जी वृद्धा आश्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। दीनानाथ जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धा आश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वह अपने मन से पोते के मोह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों की नमी छलककर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालत में वृद्धा आश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को वह आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना कलेश कर दिया, और उस दिन को याद करने लगते हैं। बेटा जब ऑफिस से आता है तो दीनानाथ जी अपने बेटे से कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हें तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगती है। अरे तो क्या आप रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाए, और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयाँ का खर्चा भी करते हैं। बेचारे दीनानाथ जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता है, दादाजी मैं मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी है, चाय के साथ खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। दीनानाथ जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी है और समय भी है। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा दिया, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता है। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात के 12 बजे का समय हो जाता है। उनका बेटा सागर और रीना भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसीलिए सागर कमरे में उसको जाकर लिटा देता है। दीनानाथ जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। दीनानाथ जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ लगातार जड़ दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ता हूँ। और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो, चुपचाप से कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान करके सागर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन दीनानाथ जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। इतना अपमान सहकर भी एक भूत की तरह खड़े के खड़े ही रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ क्या किया। यही सोच सोचकर उनके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी की अभी धरती फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। उनसे अपने बेटे द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और उसी रात को 2 कंबल और एक चटाई लेकर घर से निकल पड़ते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो अब तो इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही त्याग दूं। अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वे अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर के घर से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर 4 दिन काटते हैं। रात में वही कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उसे कुछ खरीद करके पेट भर लेते हैं। लेकिन इन 4 दिनों में बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फ़ोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फ़ोन नहीं करने की ज़रूरत समझी कि एक बार अपने पिताजी को फ़ोन करके ही पूछ लूँ कि आप 4 दिन से कहाँ हो। वह तो यही चाहते थे कि उनके घर छोड़कर निकल जाए। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर बैठे बूढ़ा बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है। अगर बाप कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख भी लेता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं है तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा लगने लगता है। दीनानाथ जी की तबीयत तो पहले से ही खराब थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर के भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई। बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़े। तभी अचानक से वृद्धा आश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनको अपने वृद्धा आश्रम में लेकर आ गए। दीनानाथ जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 दिन तक वृद्धा आश्रम वालों ने अस्पताल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धा आश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर की। धीरे धीरे वह वृद्धा आश्रम की और भी एक्टिविटी में भाग लेने लगे। सुबह जा कर के वॉक पर जाते थे। उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बूढ़े बुजुर्ग मिलकर के योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते थे और अपने अपने आप बीती सुनाने लगते थे। शुरू में तो दीनानाथ जी को वृद्धा आश्रम में अच्छा नहीं लगता था। बड़ा ही सूना सूनापन लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी, जिसको उन्होंने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसे घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। दीनानाथ जी वृद्धाश्रम के पार्क में अपने मित्र रामचरण जी के साथ बैठे थे। रामचरण जी दीनानाथ जी से पूछते हैं, मित्र आप करते क्या थे और आपकी पत्नी कहाँ है? तो दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। मेरी एक ही औलाद है, मेरा बेटा सागर। मैं बिन माँ के बेटे को बहुत अच्छे से पाला पोसा। कभी किसी भी चीज़ से उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए। प्राइवेट स्कूल के साथ साथ मैं ट्यूशन भी करता था, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं और अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकूं। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा
तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मेरे बेटे बहू और नाती पोते के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन की शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, पोता पोती होंगे, मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर के मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी है। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी स्कूल की जॉब भी छोड़ दी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया है, अब बेटा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैं कमाना छोड़ा तो बेटे बहू के तो तेवर ही बदल गए। 6 महीने बाद ही घर में हर छोटी बड़ी बात के लिए क्लेश होने लगा, पैसों के लिए क्लेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयाँ के लिए भी पैसे मांगता तो वह मुझसे झगड़ा करने लगते थे और कहते घर में वह बोझ बनकर बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो धरो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पैर हाथ रख कर बैठ जाओ, जाओ पैसे कमाओ और पैसे कमा करके हमें दो। अब मैं ठहरा बूढ़ा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होते थे। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरा हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन मेरा बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और पैसों को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूँगा और मैं घर से बाहर निकल आया और अब इस वृद्धाश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या खेल दिखाती है मेरे दोस्त, पता नहीं चलता। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्धाश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे, तभी न्यूज़पेपर सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो दीनानाथ जी को दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जाकर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बस फ़ोन पर आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। दीनानाथ जी गणित और साइंस के बहुत अच्छे अध्यापक थे। वह 2 से 3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उनको गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लग गए। वह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस कर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब हर महीने 25,000 रुपये कमाने लग गए और अपने सारे खर्च खुद ही निकालने लगे, बल्कि कुछ पैसे तो वृद्धाश्रम में ही दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता हो सके, क्योंकि अब बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो उनकी थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सके। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे हैं, फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने पैसे वह कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। दीनानाथ जी का 1 हफ्ते बाद जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर दीनानाथ जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
आज आप 65 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो। आप बहुत रह लिए वृद्धा आश्रम में। अपने बेटे के घर चलो, हम इधर ही आपको रखेंगे। हम आपको लेने आए हैं। दीनानाथ जी अपने बेटे बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहते हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए पापा, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन दीनानाथ जी बेटे बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बेटे बहू अपना मुंह लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन महीने बाद ही कोरोना वायरस से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्च के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं और जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वह बहू बेटे फिर से भागे भागे अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बेटे के स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्च होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्धा आश्रम में दे रहे हैं। कैसे बाप हैं आप? जरा सी भी दया नहीं आती अपने बेटे बहू और पोते पर। बेटे की बातें सुनकर दीनानाथ जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और वृद्धा आश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। दीनानाथ जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने बेटे सागर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप की तेरे प्रति कुछ फर्ज भी है। तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे मांगने के लिए आ गया। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या वह तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता है। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था। पूरी जिंदगी की पूरी कमाई मैं तुझ पर लगा दी और तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो कह रहे हो कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में उनके लिए दवाई लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी के अभी वृद्धा आश्रम से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को फोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। दीनानाथ जी के साहस को देखकर वृद्धा आश्रम के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। अरे आपने एक बार धोखा खाया है अपने बच्चों से, दूसरी बार आप सतर्क रहें। यह बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे आपके पास कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं। बच्चों की मनसा अच्छी नहीं है। तभी वृद्धा आश्रम के मैनेजर भी उधर आ जाते हैं और सागर से कहते हैं, तुम अभी की अभी इधर से निकल जाओ और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें हम कानून की भाषा में समझा देंगे। दोनों बेटे बहू लज्जित होकर वृद्धा आश्रम से निकल जाते हैं और दीनानाथ जी आराम के साथ अपनी सारी जिंदगी वृद्धा आश्रम में ही काटने का निर्णय लेते हैं और अपनी कमाई भी वृद्धा आश्रम को देते हैं। दोस्तों, एक स्वाभिमानी पिता का यह साहसिक निर्णय कैसा लगा? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आज की जवान पीढ़ी को जागृत करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह की कहानियों से ही आने वाली पीढ़ी जागरूक हो सकती है,
उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।